नमस्कार दोस्तों, ये तीसरा फ्रेम है। मतलब पहला ये अभी तक इस घर में ये मेरा तीसरा फ्रेम है। कल जो दोपहर को मैंने वीडियो अपलोड किया वो मैंने यहीं पर कुर्सी पे बैठ के शाम को शूट किया था, जिसमें ये बैक फ्रंट मतलब ये मेरे सामने था तो इसलिए आपको नहीं दिखा। दूसरा वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नीचे अपने बरांडे में बनाया था स्कूटर पे बैठ के, तो उस समय शायद फेस पे लाइट आ रही थी। अब मैं छत पर आया हूँ तो इस समय धूप तेज़ हो चुकी है, लगभग 11 बज रहे होंगे, 10 साढ़े 10 11 बज चुक रहे होंगे, तो मुंह पे धूप पड़ रही है। पर फ्रेम मुझे कुछ सेट नहीं बैठ रहा। वहाँ तो एक बहुत बढ़िया सेटिंग बैठ गई थी, यहाँ भी बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बताना आपको कौन सा फ्रेम अच्छा लगा। मतलब बाकी मैं तो फिर अपने हिसाब से ढूंढूंगा ही, क्योंकि वो है कौवों का शोर आप सुन रहे होंगे, ये नहर नदी बहुत अच्छा माहौल है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने ना यहाँ पे जो पहला वीडियो डाला था शिफ्ट होने के बाद, अरे यार ये नीचे खिसक रहा है, ट्राईपोड है ना सेलो टेप से चिपकाया हुआ है, वो थोड़ा सा नीचे चले गया है। 1 मिनट बस, पसीने आ रहे बहुत ज़बरदस्त। ये फिर जा रहा है नीचे, अरे ठीक है रुक गया, ठीक है ओके। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि परसों मैंने वीडियो डाला था, कल का वीडियो सुबह का, पहल को स्कूल की बस आई थी लेने, तो हमने पहल को बस में चढ़ाया था। तो कई लोगों ने बोला कि आप तो होम स्कूलिंग की बात करते हो और स्कूल के ख़िलाफ़ हो, कि थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया है वो बेकार है, वहाँ पे किसी तरह का कोई मतलब वो अच्छा नहीं है, मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे उठा करके बनाता हूँ, हाँ ये ठीक है। तो ओके, तो लोगों ने बोला कि भी आप तो खिलाफ़ थे पर आपने फिर क्यों भेजा पहल को स्कूल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने 2017 के आसपास, या हाँ 2017 या 18 में, जब मैंने 18 में फ़ैसला किया कि भी मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को नकारूंगा, मतलब मैं इसके तहत अपने बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कराऊंगा। तो ऐसा नहीं कि ये कोई फ़ैसला ऐसे ही बड़बोलेपन में या बहक करके ले लिया, जोश में आके ले लिया, नहीं। इस फ़ैसले के पीछे मेरी काफ़ी सारी रिसर्च थी। उसके बाद में मैंने पाया कि इससे तो अगर मैंने फिर ये फ़ैसला किया, मतलब ये पाया कि अगर यार मैं छाँव में हो जाता हूँ, यार बहुत लंबा वीडियो बनाना है, ये माइक की तारे हैं, जुगाड़ है, 1 मिनट बस, हाँ ओहो अब आया मज़ा। यहाँ छाँव है ना, ये छाँव है, ये पीछे रिजॉर्ट है। तो ये ठीक है ओके, मुझे पता नहीं कैसा फ्रेम रहेगा, प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना। कर ही रहे हो आप लोग इतने टाइम से, कहना और क्या कोऑपरेट करेंगे, ओके। तो बात ये थी कि मैंने जब ये 2018 में फ़ैसला लिया कि यार आप लोग, हाँ 2018 में जब मैंने फ़ैसला लिया कि मैं अपने बच्चों को इंडियन एजुकेशन सिस्टम के तहत नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैंने पता किया कि वर्ल्ड के अंदर लगभग 2 से 3% लोग होम स्कूलिंग करवाते हैं अपने बच्चों को। होम स्कूलिंग का मतलब ये होता है कि अपने बच्चों को अपने घर में ही एजुकेशन देना। अब एजुकेशन 2 तरह की, एक तो आप अपनी एकेडमिक एजुकेशन जो बना हुआ सिस्टम है, सिलेबस है, उसके तहत ही आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। दूसरा ये कि आप बच्चों को टोटल हर चीज़ पढ़ा रहे हो, दुनिया में प्रैक्टिकली सर्वाइव कैसे करेगा सारी चीज़ें सिखा रहे हो। मकसद तो हमारा देखो ये होता है, नारियल गिरा है, मकसद तो हमारा ये होता है कि भी हमारा बच्चा जो है जीवन में सर्वाइव कर सके, ठीक है, यही तो एजुकेशन का मकसद है, और क्या मकसद है। पर वो अब बदल चुका है मकसद, ठीक है। तो मैंने उस समय जब रिसर्च किया तो मैंने पर मुझे ये था कि कल को बच्चे अगर एकेडमिक मतलब मेरी बात से सहमत ना हो, उनको वापस से बाकी लोगों बच्चों की तरह लाइफ जीनी हो फ्यूचर में, आज से 10 15 20 साल बाद, तो क्या करेंगे। तो मैंने कई स्कूलों में जाके बात करी और उन स्कूलों से मैंने बोला कि भी मेरे बच्चे का आप एडमिशन कर दो, जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं, और मैं पूरी फ़ीस भरूँगा पर मेरे बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। तो बहुत सब तो हंसने लगे, पागल बोले, पर कुछ 2-3 प्रिंसिपल ने मेरी बात को सराहा। उन्होंने कहा नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम भी ये महसूस करते हैं, पर हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हम सिस्टम के अगेंस्ट जा सके, तो आपका फ़ैसला है। उन्होंने एग्री भी कर दिया, ठीक है। उस समय मुझे ओपन स्कूल के बारे में नहीं मालूम था, वो जो होता है ना IONS ऐसे करके कुछ, तो और बच्चे छोटे भी थे। अब एक पड़ाव पार हो गया कि ऐसे स्कूल भी मिल गए थे, और ये तो फ़ैसला हो ही चुका था कि हम अपने बच्चों को खुद पढ़ाएंगे, खुद सारी शिक्षा देंगे। हम टाइम देखते हैं तो टाइम कैसे बनता है, गंगा नदी निकलती है या बनती है, सब चीज़ें पढ़ाएंगे एक एक करके, और मैं वो पढ़ाता भी हूँ। आपने मेरे होम स्कूलिंग के वीडियो देखे भी होंगे। तो हुआ दोस्तों ये कि उसके बाद मैंने अपने 10 कामयाब दोस्त,
मटेरियलिस्टिक कामयाब, जो अपनी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल थे। कोई सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई किसी के अपने कई सारे सैलून हैं, कोई और पढ़ा लिखा, ऐसे करके मैंने कुछ अपने 7-8 दोस्तों के नाम लिखे कागज़ पे और उनको फ़ोन किया और सबसे पूछा कि आपके पास टाइम है बात करने को। उसने कहा हाँ मेरे पास टाइम है। तो मैंने पूछा कि यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या बोलते हो। तो मैं शॉर्ट में बताऊँ, मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया तो उसने बोला कि अरे बेकार है, वर्स्ट है, किसी काम का नहीं है, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। तो मैंने उससे पूछा कि फिर तेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है। उसने कहा कि मेरा बच्चा तो KR मंगलम में पढ़ता है। तो मैंने कहा यार आप इतने महंगे स्कूल में, मतलब मैंने तो, वो मेरा क्लासमेट है, मैं तो उसको तू करके बोला। मैं कहा यार तू फिर अपने बच्चे को क्यों भेजता है जब ये तेरा ये रहा है। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, विकल्प नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन आएगा कोई गुरुकुल जैसा और ये वो तो हम भेजेंगे, जबकि गुरुकुल अवेलेबल है पर वहाँ भेजने की हिम्मत नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो बच्चों को छोड़ना पड़ता है। मैंने तो गुरुकुल में भी विज़िट किया हुआ है, वहाँ पे मैं 3 दिन रहा भी हूँ और मैंने वहाँ के बच्चों से भी बात करी है। वहाँ तो क्या होता है, हर पूर्णिमा छुट्टी होती है एक, जब पेरेंट्स आके मिल सकते हैं अपने माँ बाप से, और साल में शायद 2 बार छुट्टी मिलती है, होली और दिवाली। तो वो तुम माँ बाप कर नहीं पाएंगे क्योंकि पुत्र मोह में अंधे होते हैं सब। पुत्र मोह कहो या संतान मोह कहो, स्पेशली पुत्र मोह इंडिया में चलता है। तो दूसरे को फ़ोन किया, उसने बोला कि स्कूल बेकार है, बकवास है, बहुत दिक्कतें हैं, ये है वो है। मैंने कहा यार भाई फिर तू क्यों अपने बच्चों को स्कूल भेजता है। तो उसने मुझे कहा कि स्कूल ना बच्चों को डिसिप्लिन सिखाता है। मैंने कहा किस तरह का डिसिप्लिन। उसने कहा डिसिप्लिन सिखाता है, बच्चों को एक सिस्टम में रहना आता है, ड्रेस कोड होती है, ये होता है। मैंने कहा देख ड्रेस कोड तो जाके कॉलेज में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ड्रेस कोड से सिर्फ उनको एक गुलामी का एहसास होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आती बात डिसिप्लिन की। तो मैंने कहा डिसिप्लिन से तेरा क्या अभिप्राय है। तो उसने बोला डिसिप्लिन से मेरा मतलब ये है कि बच्चे रोज़ एक फ़िक्स टाइम पे उठते हैं, एक फ़िक्स टाइम पे स्कूल जाते हैं, फ़िक्स टाइम पे वो आते हैं, तो ऐसे। तो मैंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा संडे को तेरा बच्चा नॉर्मली कितने बजे उठता है। उसने कहा 6 बजे उठता है, 7 बजे बस आती है। मैंने कहा संडे के दिन तेरा बच्चा कब उठता है। तो कहता उस दिन तो वो 8 बजे के आसपास उठता है। और मैंने कहा समर वेकेशन में, कह रहा समर वेकेशन को यार वो 8, साढ़े 8, 9 बजे उठता है। मैंने कहा तब डिसिप्लिन कहा जाता है। मैंने कहा इसको डिसिप्लिन नहीं कहते हैं, इसको स्कूल का दबाव कहते हैं, इसको प्रेशर कहते हैं कि यार स्कूल बस छूट गई तो खुद 200 रुपये का तेल फूँक के जाना पड़ेगा और प्रिंसिपल की या टीचर की डांट और सुनने को पड़ेगी। वो दबाव है तुम्हारे ऊपर। इंडिया में के अंदर डिसिप्लिन सिर्फ आपको डिफेंस में मिलेगा या डिफेंस से रिलेटेड लोगों के घर में मिलेगा, ठीक है। आप 9 बजे 9 to 5 जॉब कर रहे हो, उसको आप डिसिप्लिन कर रहे हो, तो गुलामी है, तो आपके ऊपर प्रेशर है, पता है पैसे कट जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ। फिर एक को फ़ोन किया, उसने मुझे बोला कि नहीं बात तो आपकी सही है पर सारी दुनिया जो मतलब कर रही है तो करना ही पड़ता है ना, दुनिया से अलग तो नहीं जा सकते। तो उनकी तो बात ही ख़त्म हो गई। ऐसे करके बहुत सारे रीज़न आए। तो फाइनली मैंने ये क्यों किया कि कहीं मुझसे कोई चीज़ मेरी नज़र से बच ना पाए और मैं गलत फ़ैसला ना ले लूँ। मैं अपने हर फ़ैसले को अपने सबसे प्रतिद्वंदी लोगों से शेयर करता हूँ जिन्होंने मेरी उस फैसले में कमियां निकालनी होती है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जहाँ मेरी नज़र नहीं जाती वहाँ वो मेरी नज़र डाल देते हैं। इसी दौरान मेरी एक शख्स से बात हुई, मतलब शख्स से क्या बात हुई, अमजद मेरा क्लासमेट रह चुका है। अमजद ने ये बात अपने भाई के साथ शेयर करी कि यार वो राकेश फिर एक पागलपंती करने जा रहा है कि वो अपने बच्चों को स्कूल छुड़वा रहा है। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास, हमारी लगभग 2-2.5 घंटे बात हुई फ़ोन पे और उन्होंने बहुत कोशिश करी मुझे समझाने की, मैनिपुलेट करने की, पर मैं नहीं समझा, ठीक है। वो मेरी बात से एग्री कर रहे थे पर एग्री करने के बाद वो पर लगाते थे, यार तेरी बात तो ठीक है पर। तो दोस्तों जब भी आप किसी बात से सहमत हो और उसके साथ बट लेकिन परंतु लगा देते हो या पर लगाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप उससे डिसएग्री कर रहे हो, मतलब एग्री करते हुए डिसएग्री, तो एक्चुअली में आप कंफ्यूज हो। पर उन्होंने ये इस सारे डिस्कशन में एक बात निकल के आई कि उन्होंने एक बात बोली कि इससे जो बच्चे हैं वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ कैसे रह पाएंगे, मतलब तुम उनको वो कंपनी कहाँ से दोगे जहाँ पे वो अपने जैसे बच्चों से लड़ेंगे, गुस्सा करेंगे, वो करेंगे। ये एक पॉइंट वैलिड पॉइंट था। इसके लिए मैंने उनको जवाब दिया कि भी मैं अपने बच्चों को जैसे जो कोचिंग होती है, मतलब जैसे डांस सिखा दिया, जूडो कराटे सिखा दिए, कभी कोई और स्विमिंग सिखा दी, इस तरह के जहाँ पे और बच्चे मिलेंगे। तो उन्होंने इसके काउंटर में एक जवाब दिया कि वो तो तेरी बात ठीक है पर उसमें वो बच्चे तो स्कूल जा रहे होंगे। मैंने कहा यार पॉइंट अच्छा है। तो इस पॉइंट को मैंने इग्नोर नहीं किया, इस पॉइंट पे मैंने सोचना शुरू किया। उसके 1 हफ़्ते बाद मैं नेपाल चले गया। तो जब मैं नेपाल गया दोस्तों, तो नवंबर का महीना था और मेरी रात को पहल से बात हुई फ़ोन पे। तो पहल कह रही पापा मम्मी ने हमें ना
कई सारी चीज़ें दिलाई हैं, बिस्किट दिलाए हैं, सैंडविच की तैयारी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब कुछ चॉकलेट्स हैं, कुछ चिप्स हैं। मैंने कहा क्यों, ये सब चीज़ें तो हम खाते नहीं हैं, क्यों ले ली? कह रही नहीं पापा कल स्कूल में पार्टी है, कल 14 नवंबर है ना, कल हमारी पार्टी होगी। तो एक तो वो पॉइंट मेरे दिमाग में था। दूसरा मैंने कहा यार ये बच्चे से ये मोमेंट मिस हो जाएंगे जो वो इन्जॉय करते हैं, पार्टी करते हैं छोटे बच्चों से। तो उसके तहत मैंने डिसाइड किया कि मैंने एज निकाली, एवरेज एज, कि यहाँ तक बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन की ज़रूरत है। देखो आप घर में ABCD सिखाओ, उससे बढ़िया है कि स्कूल में सिखाओ। पर वो स्कूल ABCD तो सिखा देता है पहले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। उसके बाद के जो 10 साल आपके बर्बाद करता है, जो आपको गुलाम बनाने की ट्रेनिंग देता है, जो आपके अंदर तर्क करने की क्षमता, सवाल उठाने की क्षमता ख़त्म करता है, उसके खिलाफ। तो मैंने एक डिसाइड किया कि 7th 8th तक बच्चा एकेडमिक एजुकेशन में जाए तो उसकी जो बच्चों से मिलने की जो खुराक है, मतलब बच्चों से जो उसको सीखने को मिलता है, वो भी पूरी हो जाएगी और उसको बेसिक एजुकेशन भी आ जाएगी। ठीक है ना। अब मैं अगर ABCD सिखाने में टाइम वेस्ट करूँगा तो बड़ी चीज़ें सिखाने में निकल जाएंगी, तो वो चीज़ हो गई। तो मैंने एक एज डिसाइड करी, मतलब क्लास, अगर एकेडमिक इंडियन सिस्टम के हिसाब से बात करें तो मैंने डिसाइड किया कि 7th 8th तक तो हम एकेडमिक एजुकेशन ठीक है, इसके बाद नहीं। तो अब पहल 5th में है, तो वो 1 से 2 साल, मतलब 2 साल, या डिपेंड करेगा कि उसका माइंड कितना और ये डिपेंड, ये ऐसा नहीं कि मैंने 7th बोला तो 7th, डिपेंड करेगा उसके सीखने की और उसके दिमाग की क्षमता कितनी। हो सकता है 7th की जगह मुझे 9th तक भी लेके जाना पड़े, और हो सकता है 6th में ही मुझे लगे कि अब ये बच्ची स्कूल में ज़ाया हो रही है, मतलब 2000 का नोट 200 रुपये में जिस दिन लगेगा चल रहा है, उस दिन हम वहाँ पर नहीं चलाएँगे उस नोट को। ठीक है ना। तो अभी तक वो अपग्रेड कर रही है वहाँ पर। स्कूल एक लेवल तक आपके बच्चों को अपग्रेड करता है, उसके बाद में वो नीचे लेके जाना शुरू करता है। अब आप लोगों को लगता है महंगी फ़ीस देने से बच्चे का करियर बन जाएगा, तो सोचो इस हिसाब से तो फिर सारे अमीरों के बच्चे बुद्धिजीवी होने चाहिए थे, संत महात्मा होने चाहिए थे, करोड़पति होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो ये हमने डिसाइड किया, इसलिए इसके तहत पहल स्कूल जाती है और शोना स्कूल नहीं जाती, और दोनों की होम स्कूलिंग की क्लासेस चालू है। बहुत सारे लोग इस बात से नहीं सहमत होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जवाब आता है कि अरे आपकी बात अगर मान ले तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कैसे बनेंगे, साइंटिस्ट कैसे बनेंगे। बिल्कुल सही बात है बॉस, जो साइंटिस्ट बनने की क्षमता रखता है उसको ही तो साइंटिस्ट बनाओगे, जो डॉक्टर बनने की क्षमता रखता है उसको ही तो डॉक्टर बनाओगे। अगर जो डॉक्टर बनने की क्षमता रखता है और उसकी इच्छा है उसको डॉक्टर बनाओगे तो वो बेहतरीन डॉक्टर बनेगा, वो 10 डॉक्टर का काम अकेले करेगा। और ज़बरदस्ती एक दूसरे को देख करके और समाज में नाम के लिए डॉक्टर बनाओगे तो वो एक ख़राब और करप्ट डॉक्टर बनेगा। ठीक है। और उसका उदाहरण, मैं, अगर मेरी बात गलत है तो आप उदाहरण उठा के देख लो, समाज में जो लोग किडनी रैकेट चलाते हैं, जो मानव अंगों की तस्करी करते हैं, वो डॉक्टर ही तो होते हैं। पढ़ा लिखा आदमी सॉफ्टवेयर हैकर भी बनता है इंजीनियर के बगैर, तो वो भी तो पढ़ा लिखा होता है। तो ये आपको मालूम है, कहीं ना कहीं तो कोई फॉल्ट है ना। रेड लाइट जंप करने वाले भी तो पढ़े लिखे होते हैं यार, ये फिर हिल रहा है। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के आता है कि यार आपकी बात तो सारी सही है, फिर सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा। तो बहुत सारी बात वहीं पे आके ख़त्म हो जाती है कि सर्टिफिकेट तो चाहिए ना, मतलब लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। वो मेरी बात से सहमत है पर कह रहे हैं यार सर्टिफिकेट पर कैसे काम चलेगा। अरे बॉस, ये आपकी कमजोरी है जो आपके माँ बाप ने, आपके समाज ने और आपके सिस्टम ने आपके अंदर डाली है। आप मुझे एक बार बताओ ना, एक A4 साइज़ का कागज़ डिसाइड करेगा क्या मेरे बच्चे में क्या काबिलियत है। और सर्टिफिकेट चाहिए गुलामी करने के लिए, नौकरी करने के लिए, नौकरी देने के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है ना। गुरुकुल के अंदर, गुरुकुल पद्धति को आपने, अगर आपने पढ़ा हो तो गुरुकुल पद्धति, मैं तो वहाँ पे रहा हूँ, मैं उनके गुरुओं से मिला हुआ हूँ, टीचरों से मेरी बात हुई है और उसके वीडियो भी पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि खाली हवा में बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि जब भी हमारा बच्चा यहाँ से पढ़ के निकलता है 12 साल बाद, तो हम उसको 5 लाख रुपये देते हैं। मैंने कहा वो क्या करता है, कहते हैं उसके बाद वो अपना काम शुरू करता है। कह रहा हमारे यहाँ पढ़ा हुआ बच्चा कभी भी नौकरी नहीं करेगा। मैंने कहा मतलब ये आपका रूल है। कह रहे रूल नहीं है, उसकी ट्रेनिंग, उसकी बनावट ही ऐसी होती है। कितनी 12 विद्याएं 64 कलाएं, ऐसा कुछ वो वहाँ पे सिखाते हैं। तो कहते फिर हम वो जज कर लेते बहुत पहले कि वो बच्चा किस विद्या में ज़्यादा आगे जा रहा है, कला में आगे जा रहा है, मतलब कला मतलब स्किल, उसी स्किल को बढ़ावा देते। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब एक सब्जी बेचने के लिए आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एक खेतीबाड़ी करने के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एक ट्रेडिंग करने के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जितने भी लोग मेरे अपने जितने भी दोस्त काम कर रहे हैं आज, वो जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उसमें उनकी पढ़ाई का कोई योगदान नहीं है। रह गई बात 2 का टेबल आना चाहिए और ABCD आनी चाहिए, तो वो तो चीज़ अलग हो गई। मतलब उनकी पढ़ाई का इस समय उनके पास कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सिर्फ इंग्लिश बोल करके 4 बेवकूफ़ लोगों को और बेवकूफ़ बना देते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर इंग्लिश बोलने वाला पढ़ा लिखा ज्ञानी होता है और संस्कृत बोलने वाला संत महात्मा होता है कि जी वो देव भाषा जानता है, तो संस्कृत जानता है तो वो संत है। अब मैं संस्कृत बोलने लग जाऊँ तो मैं संत बन जाऊँगा, मैं इंग्लिश बोलने लग जाऊँ तो मैं
पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड बन जाऊँगा। तो वो पाखंडगिरी ना अपने से होती है ना मैंने अपने बच्चों को सिखाई है। तो ये एक रीज़न है कि पहल स्कूल इसलिए जाती है और शोना स्कूल इसलिए नहीं जाती है। सर्टिफिकेट की हमारी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, और अगर कभी लगा तो हम इंडिया के अंदर रहते हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेट कैसे बनते हैं आप भी जानते हो। बड़े बड़े लोग जब सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं 50, 60, 70 साल की उम्र में, तो मैंने क्यों नहीं बनवा सकता। और सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं है। एक सड़क पे सब्जी मंडी से होलसेल से सब्जी खरीद के उसको बेचने के लिए क्या सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके लिए मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी 15 साल की ख़राब करूं। मेरे बच्चों को ये चीज़ें मालूम है जो शायद यूपीएससी के लेवल पे पता होती है। मतलब मैं खुद यूपीएससी के लेवल के मटेरियल को पढ़ता हूं और अपने बच्चों को पढ़ाता हूं। और किसी ने मेरे को कमेंट करके बोला था कि यार आप ना चींटी के ऊपर लड्डू रख रहे हो, मतलब आप अपने बच्चों को हैवी एजुकेशन दे रहे हो। अरे बॉस, हैवी एजुकेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, आपने अपने बच्चे को 2000 के नोट को 200 रुपये की वैल्यू दे रखी है। मुझे मालूम है मेरे बच्चे की कितने की क्षमता है, मैं जितने का नोट है उतने में ही चला रहा हूँ। मैं उनको और भी हैवी एजुकेशन दे सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि अभी वो नहीं समझेंगे। और आप मेरे होम स्कूलिंग के वीडियो से देख सकते हो, समझ सकते हो। फिर भी अगर आपके पास कोई बेहतर सजेशन हो मेरे लिए तो आप दे सकते हो। बाकी मैंने उन लोगों को ये जवाब दिया वीडियो का जो लोगों के मन में कन्फ्यूज़न थी कि यार ये आदमी बोल तो कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, बच्चा स्कूल कैसे जा रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको शेयर किया। हो सकता है आप ये वीडियो मतलब आपके काम आए, अच्छा लगे। और अगर आप इस वीडियो से असहमत हो तो प्लीज़, अगर असहमत हो तो मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देना। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो उसको अनसब्सक्राइब कर देना। कमेंट लिख करके अपना कीमती वक्त ज़ाया मत करना। और अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को जो भी आप वीडियो के साथ करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि मुझे हौसला, मैं ये बोलूँ कि अगर आप लाइक करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, नहीं, मेरा हौसला खुद ही बढ़ता रहता है। मैं सेल्फ मोटिवेशन में बिलीव करता हूँ और मैं एक मजबूत व्यक्ति हूँ, और मैं अपने रोने पीटने वीडियो में नहीं रोता हूँ। और ना मैं चाहता हूँ कि भी मैं आप लोग वीडियो देखते हो किसी मजबूत आदमी को देखने के लिए कि यार चलो हम भी ऐसी मजबूती कर सके। तो मैं आपको कमज़ोर बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं आप लोगों को मजबूत बनाने के लिए वीडियो बनाता हूँ। और यही मेरा सोसाइटी को योगदान है, क्योंकि मैं सोसाइटी से लेना नहीं, सोसाइटी को देना चाहता हूँ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।